मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। जैसे आपका अपना बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आप चाहते हैं कि आपकी घर की काम वाली बाई है, मेड है, उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े। और अगर मैं कहूँ कि उस स्कूल में वो बच्चा टोटली फ्री पढ़ेगा तो कैसा लगेगा? जी हाँ, टोटली फ्री। आपने ये गाइडेंस लेने के बाद उस बच्चे को अपने बेटे के प्राइवेट स्कूल में भेजा। ये जो खूबसूरत सी तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, लेफ़्ट हैंड साइड वो आपकी काम वाली बाई और उसका परिवार है। वो पहुंचे उसी प्राइवेट स्कूल में। आगे प्रिंसिपल साहब ने देखा कि एडमिशन आ रही है तो उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये तो फ्री वाले हैं, तभी उनके तेवर ही बदल गए। उन्होंने मना कर दिया। अब वो जानकारी लेके उसके बाद पहुंचे हैं राइट हैंड साइड डीईओ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। वहाँ क्योंकि इनको लगा कि एडमिशन के गेट तो बंद हैं जो आप ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब जो डीईओ साहब हैं वो कहते हैं कि अगर आरटीई 2009, क्या है ये, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एडमिशन के लिए अगर लागू नहीं होता है तो यहाँ आइए। अब यहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या इनकी सुनवाई होगी, ये सारी की सारी कहानी का रोचक एंड जानने के लिए बने रहिए अंत तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। जो दोस्त नए हैं, मैं जल्दी से शेयर करूँ कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। अब चलते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन पे और फिर आपसे ये मज़ेदार जानकारी साझा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी इनमें से कौन सी नहीं है? ए स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि स्टेट कोशिश करे इम्प्रूव करने की इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब है, तो ए इज़ द आंसर। मेरे ख्याल से जानने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद पहली ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ, कि लॉ के आगे कानून किसी को बराबरी का मौका ये मना ना करे। ये आपका फंडामेंट राइट था जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, भाग 3 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और सी है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन, ये आर्टिकल नंबर 15। बी था आर्टिकल नंबर 14 कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। डी अनटचेबिलिटी हमने पढ़ा था, अनटचेबिलिटी अस्पर्शता की राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, और ये 23-24 में आपने पढ़ा। ये सारे फंडामेंटल राइट्स थे। 48 ए कहता है, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो दोस्त नए हैं प्लीज़ पार्ट 1 इस चैप्टर का ज़रूर देखें, पुरानी वीडियोस देखें, बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट वीडियो में सिर्फ 25 से 30 मिनट में मैंने पानी की तरह आपको क्लियर किए हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बेहतर कनेक्ट फील कर पाएंगे। सो ये 48 ए आर्टिकल कि प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, सेफ गार्ड करता है जंगल की लाइफ, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को, इनको प्रोटेक्ट करना हमारी स्टेट की ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 47 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में किन चीज़ों के बारे में? लेट्स सी। ए अडल्ट एजुकेशन, बी लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, सी फ्री लीगल एड टू द पुअर, डी प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। देखिए, अडल्ट एजुकेशन के बारे में डीपीएसपी कोई बात नहीं करती है। बाकी लिविंग वेजेस की गुजारा करने के लायक उनको मेहनताना मिले, सैलरी मिले वर्कर्स को, फ्री लीगल एड टू द पुअर ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये हमने किया था 39 ए आर्टिकल में, पुरानी वीडियो में मैंने पूरी डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी आपको। उसके बाद आगे हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को 0 से 6 साल तक के बच्चे जो हैं, आंगनवाड़ी ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनके द्वारा उनका बचपन एकदम हेल्दी बनाएं। और अडल्ट एजुकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन।
ए इज़ द आंसर। प्रोविज़न जो अडल्ट एजुकेशन के बारे में डीपीएसपी में नहीं है। लिविंग वेजेस 43 नंबर आर्टिकल्स, और फ्री लीगल एड 39A जो हमने किया। और आर्टिकल नंबर 45 और 21A में क्या डिफरेंस है? वो भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है और 45 भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ये राइट टू एजुकेशन नहीं है, डीपीएसपी है कि ड्यूटी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी है स्टेट को। देखिए, जब 0 से 6 साल तक के बच्चों की बात आएगी तो तब वो 45 नंबर आर्टिकल्स में है, वो आपका राइट नहीं है, बट एक दिशा निर्देश हैं जो स्टेट को दिए गए हैं कि ऐसा बंदोबस्त करें। इसीलिए वो सरकारी स्कूलों में आंगनवाड़ी बनाई गई हैं जहाँ पे आप फ्री में बच्चों को भेजें और उनका बचपन बिल्कुल वो हेल्दी बनाएं, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। और 21A क्या है? वो 6 से लेके 14 साल, 6 से 14 साल समझ लीजिए, पहली क्लास से लेके ऑलमोस्ट 8वीं 9वीं क्लास तक वो कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो आपका फंडामेंटल राइट है। उसी के तहत ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके बारे में मैं इस क्वेश्चन के बाद आपसे शेयर करूंगा कि कैसे वो इम्प्लीमेंटेड है। देखिए, हर वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आता हूँ एक्स्ट्रा, इन क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा, ताकि वो भी मैं वो टॉपिक पिक करता हूँ। देखिए, इसमें आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक थे। मैंने 4 से 5 आर्टिकल्स पिक किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, ताकि उसमें से प्रीलिम्स में भी मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और साथ में जितने भी और एग्ज़ाम्स भी हैं अदर देन IAS PCS, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी राइटिंग के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट तैयार है बहुत शानदार। इंटरव्यू में आंसर्स देने के लिए आपके पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक अलग सोच आपकी डेवलप होगी जो देश के हॉट इश्यूज़ हैं, नेशनल इशू हैं, मुद्दे हैं। गौ हत्या, काउ स्लॉटरिंग हॉट टॉपिक है, इसके बारे में मैंने पुरानी वीडियो में जानकारी दी, तो प्लीज़ उनको डिटेल में ज़रूर देखें और थोड़ी सी कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे भी हौसला मिले यार आगे बढ़ने के लिए। ठीक है कि मैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हूँ, रोज़ एक अलग सा कार्टून बना के, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, तो उसके लिए थोड़ी सी, जैसे एक कलाकार को सिर्फ ऑडियंस की तालियाँ और ऑडियंस की वाहवाही, वही उसके लिए सबसे बड़ी दवाई है, खुराक है। तो बस वही आपसे चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट द लेटर डेट? कि कौन सा इनमें से डीपीएसपी में बाद में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में लेटर डेट पे? ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो पंचायतों का गठन है। बी, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, जो गो हत्या उसको रोकना। सी, फ्री लीगल एड। और डी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताइए। सी, दैट इज फ्री लीगल एड। ये 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर द ऑल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये मिले 39A में, और ये हमने ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब चलते हैं हमारे उस क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, उसकी सारी डिटेल पढ़ते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाली। यस, ये देखिए, इफ अ प्राइवेट स्कूल डिनाइज EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एडमिशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, कंप्लेन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO को आप शिकायत करें अगर स्कूल दाखिला देने से मना करता है कोई भी जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर पक्ष, जो समाज का वर्ग है। द स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये SCPCR और PSCPCR इन पंजाब, and potentially the National Commission for the Protection of the Child Rights, that is NCPCR, using the school's failure to comply with the right to education, that is section number है 12(1)(c) as the grounds, as they must reserve 25% seats for the disadvantaged groups and provide free education with specific SOPs, standard जो procedures दिए गए हैं, often available for the state level redressal। तो देखिए, सारी चीज़ें क्लियर है कि सेक्शन 12(1)(c) के तहत जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं उन आधार पे आप किसी को फ्री एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। और ये मैंडेटरी है कि हर एक स्कूल अपनी टोटल एडमिशन्स का 25%, जो भी सीट्स अवेलेबल हैं उसका 25% रिजर्व रख के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके लिए, और वो उनको क्लियर करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्राउज़र्स में कि इतनी टोटल हमारे पास सीट है, ट्रांसपेरेंसी के साथ। कहीं पे भी आपको डाउट लगा और आपने कंप्लेंट की तो भाई DEO डिपार्टमेंट इनकी खाट खड़ी कर देता है, ऐसी बात नहीं है।
इसलिए आप ज़रूर थोड़ा सा अवेयर हो इन सब के बारे में। अगर आपके बच्चे नहीं तो आप किसी ना किसी का भला कर पाएंगे, आपने नियर डियर का किसी का। सोचिए, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप किसी को एक टाइम का खाना दान करेंगे, वो एक टाइम पेट भरेगा। आप किसी को पैसे दान करेंगे, वो कुछ टाइम के लिए काम आएंगे। आप किसी को एजुकेशन का दान करेंगे, विद्या दान, तो वो सबसे बड़ा दान इसलिए है कि वो बन जाएगा कुछ, और उसकी पूरी आने वाली पुश्तें चेंज हो जाएंगी और वो पूरी फैमिली खाएगी। सो इसलिए विद्या का दान सबसे महादान है भाई। तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो तैयारी करने वाला कोई लड़का है, स्कूल स्टूडेंट है। आपको ये जानकारी लेके बिल्कुल इसको लागू करना है लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये यूजुअली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, ऐसे कि जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द आरटीई एक्ट और हैंडलिंग कंप्लेंट्स। अगर कोई भी स्कूल इन दिशा निर्देशों को कंप्लायंस नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो ये कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। फर्स्ट बॉडी कौन सी है? दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट इज़ स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। फिर अगर वहाँ तक मसला हल नहीं हुआ तो सेकंड लेवल पे आप कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन है बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दिस इज़ द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी इन मैनी स्टेट्स जैसे कि इंक्लूडिंग पंजाब, जहाँ मैंडेटेड है कि बच्चों के राइट्स को सुरक्षित करें, वो इंश्योर करें आरटी की इम्प्लीमेंटेशन। फिर आगे है नेशनल कमीशन। अगर यहाँ पे भी मसला हल नहीं हुआ तो भाई नेशनल कमीशन अवेलेबल है। एक हायरार्की लेवल है कि पहले आप मम्मी के पास जाएं, वहाँ आपकी बात नहीं सुनी गई तो फिर पापा के पास जाएं, पापा भी नहीं सुन रहे तो दादा अवेलेबल है, वहाँ तो पक्का ही हल हो जाएगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। NCPCR ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट एंड कैन इंटरवीन और रिकमेंड एक्शन फॉर द वायलेशंस। सर्व शिक्षा अभियान SSA अथॉरिटी है, जैसे पंजाब में एग्जांपल दी है SSA अथॉरिटी, नाउ ऑफन पार्ट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। वो सारे हैंडल करती है RTE के मैटर सर्व शिक्षा अभियान के तहत। कंप्लेन कैसे करनी है? फॉर्मल रिटन कंप्लेंट डालें, सबमिट डिटेल्ड रिटन कंप्लेंट, सारा मसला, और यूजली अवेलेबल ऑनलाइन पोर्टल्स भी अवेलेबल आज के टाइम पे, टू द DEO और ये जो SCPCR। रेफरेंसिंग द, इस सेक्शन का रेफरेंस दें 12(1)C कि भाई इस सेक्शन के तहत ये बच्चा कमज़ोर पक्ष से है, समाज से है, और ये फ्री एडमिशन लेना चाह रहा है बट स्कूल उसको डिनाई कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो सुनवाई ज़रूर होगी। सो दोस्तों, कैसी लगी ये काम की इन्फॉर्मेशन? क्या सच में मज़ेदार थी? और थी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या कोई मुझे यहाँ पे इंश्योर करेगा कमेंट्स में लिख के कि येस, मैं किसी ना किसी एक बच्चे को एडमिशन दिलवाने में हेल्प करूँगा या करूँगी? लेट्स सी। उसके बाद वापस चलते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दिस वन, ये अमेंडमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट बना के, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि चार्ट बना के आपसे शेयर करूँगा। दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये 4 अमेंडमेंट्स हुई हैं DPSP की, उसको हम याद कर लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुई थी। इसने ऐड किया आर्टिकल्स 39A, 43A, 48A और स्ट्रेंथनिंग किया DPSPs को। ये कौन कौन से आर्टिकल? 42 से याद रखें, 39 से जो लीगल एड वाला, 43A की मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स भी पार्टिसिपेशन करें, किसी भी इंडस्ट्रीज़ की जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन हो, ये है 43A। 48A हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, कि उसको प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा स्टेट की ड्यूटी है। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ 1978, 2 साल के बाद। मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी उसको मेंटेन किया जाए, कम से कम हो, वो बराबरी हो समाज में, चाहे वो इक्वल पे इक्वल वर्क है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समाज में अच्छे से इंप्लीमेंट हों। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई। कन्वर्टेड द आर्टिकल 45 जो एजुकेशन का, उसको फंडामेंटल राइट में चेंज किया, 21A बना दिया गया, जैसे मैंने बताया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 97th अमेंडमेंट एक्ट है, 2011 में आया। इसने ऐड किया 43B को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन हुआ। याद रखें 97वां एक्ट 2011, 97, और ये 43B से हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे कि गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, कई दूध के लिए सोसाइटीज़ बनती हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ बन गई। वेरका जैसे पंजाब में है, वीटा हरियाणा में है। तो दूध के लिए लोग उस फ्रेंचाइजी में, उस सोसाइटी में बेसिकली लोग दूध डाल के आते हैं और उनको पेमेंट वहाँ पे मिलती है, और उनका दूध गांव से ही सीधा शहर पहुँच जाता है। उनकी रूरल इकॉनमी बेहतर रन होती है, आजीविका का साधन वहीं की वहीं बेहतर तौर पे मैनेज होता है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर दोस्तों। ये अब अमेंडमेंट्स भी क्लियर हो गए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, अब उनको फटाफट फिनिश करते हैं।
and this will be the end of the DPSP. So now question number 49, which of the following is not included in the DPSP? DPSP में क्या इंक्लूडेड नहीं है? प्रोहिबिशन ऑफ लिक्कर आर्टिकल 47 में दिया है, बिल्कुल है। राइट टू वर्क 43 में दिया है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क आई थिंक ये 41 है, यहाँ देखें, लेट मी सी, अगर मुझे याद नहीं है तो आप टिक करके ज़रूर बताएं। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, और डी था राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डी इज द आंसर। ये था आरटीआई जो मर्ज हुआ था एज अ लीगल राइट अंडर दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। आर्टिकल 39 डी कहता है जी, 39 डी कि इक्वल पे इक्वल वर्क, कि बराबर काम की बराबर सैलरी, जिसका मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 17 नंबर वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में केस बताया था सुप्रीम कोर्ट का, रणदीप सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 39 ए डील्स विद द एडुकेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, कि सही ठीक ठाक उनको रोज़गार मिले भाई, उसका पैसा मिले। 47 स्टेट की ड्यूटी है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उसको रेज करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 50, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ DPSP, कौन सी है इनमें से? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, सी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब बताइए इनमें से DPSP कौन सी है? देखिए, फ्रीडम टू प्रेस ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी फंडामेंटल राइट है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, वही आपकी DPSP है। और ये देखिए यूपी PCS 2010 में 2 बार आया अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 1 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 स्मॉल फैमिली नॉर्म, 4 एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। सो बताइए दोस्तों इसमें से DPSP कौन कौन सी हैं भाई? A 1 2 3, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1 2 4, और E मोर देन अबव या नन अबव। बिहार PCS 2016 में आया, B इज द आंसर, दैट इज 1 and 2, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। 39 D एंड 44 आर्टिकल, नीचे वाले लास्ट वाली 2 ऑप्शंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ये 350A आर्टिकल दिया गया है, विच डायरेक्ट्स एवरी स्टेट दैट एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड द एडुकेट फैसिलिटी, भी जो भी लोकल अथॉरिटी हर एक स्टेट की वो इतनी फैसिलिटीज़ दे कि ताकि मदर टंग के अंदर प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं स्कूलों के, उनको उनकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जा सकें, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पे स्टेट ऐसा बंदोबस्त करे ताकि वो चाहें तो अपने स्कूल में बच्चों को उनकी मदर टंग में वो एजुकेशन और उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस दे सकें। ये 350A आर्टिकल कहता है। आर्टिकल्स के चैप्टर में हमने ये भी किया है, आगे भी इसका चैप्टर आएगा तब भी हम इसे करेंगे डिटेल में। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड गलत है भाई, 39 ये ए किया था हमने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 था ये, कि कृषि और एनिमल हस्बेंड्री की देखरेख करनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये आर्टिकल नंबर 40 हमने किया था, विलेज पंचायतों का गठन। और देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, ये आर्टिकल 39 बिल्कुल सही है। और डी इज़ द आंसर, कौन सा इसमें से सही था? ये देखिए भाई आर्टिकल याद हो गए हैं मुझे, तो आप भी ऐसे ही याद कर लें रिवाइज कर करके, तभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। अब आगे चलिए दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर दैट इज 53, आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिक्कर, की नशीले पदार्थ जो लिक्कर है, शराब है, उसका कंजम्पशन के लिए प्रतिबंध। 2 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्रीज और द माइंस, कि फैक्ट्रीज और माइंस में बच्चों का काम करना, उस पर प्रतिबंध। 3 प्रोहिबिशन ऑफ बैगर और फोर्स लेबर, भीख मंगवाना या फोर्स लेबर करवानी, इसका प्रतिबंध। 4 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बताइए, और जो अस्पर्शता है उसके ऊपर भी प्रतिबंध। तो A 1 and 2, B 1 2 3, C ओनली 1, D 1 2 3 4। देखिए आंसर इज C, पहला ही है सिर्फ, बाकी तीनों की तीनों आपके फंडामेंटल राइट हैं। और फंडामेंटल राइट में ये पूरी डिटेल में मैंने दिए हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को रेफर कर लें। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, नहीं है इनमें से, ये तो है ही है। बी इक्वल राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि जो भी एडुकेट मीन्स हैं लाइवलीहुड के, जीविका कमाने के, उस पर बराबर सबका अधिकार हो। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
छुआछूत का खात्मा, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क, ये भी बिल्कुल है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है, दैट इज सी शुड बी द आंसर बिकॉज ये फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 55, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु सेड इट, कि एक ऐसा चेक है कि बैंक को अगर अच्छा लगेगा तो बैंक पे करेगा। ये स्टेटमेंट दी भाई डी, मतलब बैंक जब चाहे तब उसको एनकैश करेगा जब उसको ठीक लग रहा है, ऐसा चेक है, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। जैसे फंडामेंटल राइट है वो आपकी मर्जी से चलते हैं, ये गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको ये देगी। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं डीपीएसपी में, उनको उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं या उनकी वैसी नीयत है, ये दोनों चीज़ें होंगी तब ये मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और आप कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे, नॉट एनफोर्सेबल हैं ये कोर्ट के अंदर, नॉन जस्टिसेबल। केटी शाह ने स्टेटमेंट दी थी भाई, याद रख लें, इसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ ऐसा चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, केटी शाह। क्वेश्चन नंबर 56, विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, दैट इज 1 इज फंडामेंटल राइट्स, 2 fundamental duties, 3 directive principles of state policy. Which of the above provisions of the Constitution of India fulfilled in the National Social Assistance Program launched by the Government of India? कौन से ऊपर दिए गए प्रावधान हैं जो फुलफिल होते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो भारत सरकार ने लॉन्च किया? दैट इज़ बी ओनली 3, दैट इज़ डीपीएसपी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 को गवर्नमेंट ने, ताकि फुलफिल किया जा सके उन प्रावधान को जो डीपीएसपी में दिए गए हैं रिगार्डिंग राइट टू वर्क, to education and to public assistance in certain cases. National Old Age Pension Scheme, National Family Benefit Scheme, National Maternity मातृत्व, ठीक है, बेनिफिट स्कीम, बुढ़ापा पेंशन के लिए स्कीम थी और पूरे परिवार को बेनिफिट देने के लिए स्कीम्स थी, ये सारी इंक्लूड की गई। नेशनल सोशल असिस्टेंस, ये सामाजिक सहायता, ऐसे जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। तो बट ऑन दी 1 अप्रैल 2001 NMBS was made a part of population control scheme, तब NMBS को ये इसका पार्ट बनाया गया पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम का। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स द इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया? कौन सा इसमें से एम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए, किसके लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की, आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग बिसाइड्स द इन्फेंट्स एंड माइनर्स और बच्चों को छोड़ दे, इन्फेंट्स को शिशु हैं जो नवजात, इन दोनों को छोड़ के बाकी लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ बनानी है, लॉ बनाने हैं, तो कौन उसके लिए एम्पावर्ड है? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट या ओनली स्टेट गवर्नमेंट? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओनली द लोकल गवर्नमेंट। सी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती हैं, और क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग और इन्फेंट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे मैंने 3 सूची बताई थी, पुरानी वीडियोज़ रेफर करें। ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची, जिसमें दोनों का अधिकार है, ऐसे विषय दिए गए हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कुछ ना कुछ रूल्स लॉज बना सकते हैं। सो सी इज़ द आंसर। सो दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिकार देखे हमने, अब हम बारी आ रही है कर्तव्यों की, हमारी ड्यूटीज़। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज द वीडियो? कैसा लगा आपको सेशन? एंड प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ज़रूर बांटें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, डाउट्स पूछें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।